ये मैं बिल्कुल दोबारा साफ कर देना चाहता हूँ। आज एक किस्मत से अच्छा दिन था और मैंने मना किया है बार बार कि सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए इस प्रकार के मामलों में, लेकिन फिर भी गया। लेकिन आज किस्मत इसलिए भी अच्छी थी कि एक जो बहस करने वाले वकील थे वो एक ईमानदार और अच्छे वकील हैं। हालांकि जो नीचे से तैयारी करके ले जा रहे हैं उन पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूँ। तो फिर भी उन्होंने नीचे से चीज़ें खराब भी थी तो उन्होंने संभाल लिया आज, और आज एक अच्छा ऑर्डर आया है। लेकिन वो सिर्फ उसकी जो क्रेडिट जाता है एक कमज़ोर तरीके से केस ले जाने के बाद भी, वो सिर्फ एक वकील को जाता है जिसने वो बहस किया। उनकी मैं इज्जत भी करता हूँ, उनकी जहानत की भी और ईमानदारी की। लेकिन क्या ये लंबा चलने वाली कहानी है? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली लड़ाई जो इसमें होगी वो ट्रायल कोर्ट में होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन वकील साहब की अच्छी बहस की वजह से ये कह दिया है कि वो सील्ड कवर में रहेगी, लेकिन वो गायब तो नहीं हो जाएगी ना। 15 दिन का टाइम मिल जाने से वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, हाई कोर्ट में जाने से वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। असली लड़ाई वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी है, जैसे असली लड़ाई मथुरा शाही ईदगाह की ट्रायल कोर्ट में हो रही है। वहां है असली लड़ाई। अगर उसको ठीक से नहीं लड़ा जाएगा, और मुझे शक है जो टीम लगी हुई है अभी तक कि वो अच्छे से लड़ेगी, वो इस केस को खराब करने के लिए आज सीधे सुप्रीम कोर्ट लाए थे। किस्मत अच्छी थी, एक अच्छे वकील ने स्थिति संभाल ली। अब बात यह है कि असली मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि कौन सी साजिश के तहत एक गिरोह बना के ये इस प्रकार से चोरी छुपे केस फाइल होता है, एक ऑर्डर आता है पीठ के पीछे, और उसके बाद जो गतिविधियां हुई वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जग जाहिर है। कौन लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, उसके बारे में जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये घटनाएं हर जगह एक के बाद होती रहेंगी। 30,000 के करीब लिस्ट आरएसएस और बीजेपी ने मस्जिदों की बना रखी है। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराना, किस प्रकार से झूठे गवाह और सबूत पेश करके उन्होंने ये ऑर्डर लिया होगा, और किस प्रकार से प्रशासन के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो बिल्कुल इस पूरी साजिश में डायरेक्टली शामिल है, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की अभी तक। तो ये सब महत्वपूर्ण विषय है। इस पे अगर नहीं होगी कार्रवाई तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो आप बोगे वही काटोगे। संभल मस्जिद मतलब अभी भी सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षित है तो आज एक वकील साहब की वजह से, और वहां की जो बहादुर आवाम है जो संविधान बचाने के लिए, कानून बचाने के लिए ईमानदारी के साथ, उनकी भावनाएं संविधान और कानून के साथ हैं, उनके ऊपर कितने भी जुल्म और ज्यादती कर लें ये भ्रष्ट जो क्रिमिनल्स हैं, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी उस क्षण तक रहता है जब तक वो संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करे। जैसे ही वो दायरा या रेखा क्रॉस करता है, वो एक आम अपराधी से भी बड़ा अपराधी बन जाता है। और जो सबूत नजर आ रहे हैं, अंजने कुमार जी द्वारा जो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, वो खुद इस बात का सबूत है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो एक सीओ साहब भी हैं जो वो खुद इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो उस बात का एक तरीके से इकबालिया जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने ये अपराध किए हैं किसी एक साजिश का हिस्सा होके। मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन जब तक इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस झुंड के खिलाफ नहीं होगी जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो आतंकवादी आरएसएस और बीजेपी के और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हमला करने जा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि संभल या दूसरी जगहों पे जो 30,000 जो मस्जिदों के खिलाफ इन्होंने साजिश कर रखी है उसमें कुछ होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन के शांति व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिया, इस पर आपकी क्या विचार? नहीं, वो ओरल ऑब्जर्वेशन है। देखिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोई निर्देश की आवश्यकता है ही नहीं, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये केस, जैसे आज केस क्या था कि ये सर्वे रोक लिया जाए, उसमें सफलता प्राप्त हुई ना, ये तो किसी ने कहा ही नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पिटिशंस डली हैं उसमें भी ये नहीं कहा गया है। और मुझे शक होता है कई बार कि इस प्रकार की आनन फानन में जो पिटिशंस डाली जाती हैं वो इसलिए डाली जाती हैं कि कल को कोई मजबूत कानूनी कार्रवाई को कमजोर किया जा सके, इन केसेस को खराब कर दिया जाए आधी अधूरी कच्ची बहस करके। कई बार मुझे इस बात का भी शक होता है। लेकिन हाँ, ये जो तंजीमें हैं वो उसमें करोड़ों रुपए कमा लेती हैं, अपना नाम भी कर लेती हैं। उस वक्त मामला गरम होता है
तो सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि किसी ने कुछ तो किया, लेकिन वो जो कुछ होता है वो असल में उन पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ ही होता सर, है। एक के बाद एक जिस तरीके की मुस्लिम धार्मिक स्थलों के खिलाफ याचिका दाखिल की जा रही है, क्या ये किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है? मैं वही अभी मैंने इससे पहले वही कहा है कि जब तक उसकी रूट कॉज पे नहीं जाया जाएगा तब तक ये होता रहेगा ना, और उसके लिए कुछ हो नहीं रहा है। एक मस्जिद पे हमला होता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग जाके उसकी हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। आगे की कार्रवाई क्या हो रही है ये है। सर, कई प्रधानमंत्री ने अजमेर दरगाह की जियारत की है, वहाँ हर साल तमाम पार्टियां और सरकारें चादर चढ़ाने के लिए भेजती है। क्या आपको लगता है कि सरकारें को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए अजमेर वहाँ? सरकार जो है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, ये कार्य खुद करा रहे हैं, उन्हीं की तो टीमें हैं ये। अब वहां भी वही बात है ना, वो प्रधानमंत्री जी की हैसियत से नहीं है वो काम। जो भारत के संविधान के खिलाफ जाके प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति काम करता है तो वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता, वो उस व्यक्ति की जाति काम होते हैं जो कि गैर कानूनी है। तो अजमेर के लिए भी मैं यही बता रहा हूं आपको, वही अंजाम है। वहां की भी जो कमिटीज हैं, बल्कि उसका एक का तो मैं लीगल एडवाइजर भी हूं, मैंने उन्हें फोन किया आगे से चल के कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं अभी हम देखेंगे 20 तारीख को क्या होगा, हमें तो पार्टी नहीं बनाया। अरे आपको पार्टी नहीं बनाया, ये साजिश का हिस्सा है कि सरकार की जो कमिटी है उसको बना लिया और मिनिस्ट्री को बना लिया माइनॉरिटी अफेयर्स की, लेकिन ऑर्डर तो खिलाफ दरगाह के होगा ना। और आप कह रहे हो कि अभी तो हम सोएंगे उसके बाद करेंगे, तो मैं तो खुद उस कमेटी के उससे इस्तीफा देने की सोच रहा हूं कि अगर वो मुझ तक 1-2 दिन नहीं आए और इसके खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं की तो मैं तो उस पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सर सवाल ये कि जो आज जो फैसला आया वो संभल से क्या मतलब समझा जाए उसका? नहीं, कुछ नहीं, आपको पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा के कानूनी कार्रवाई मजबूत करनी पड़ेगी। और नेताओं को अपने अंदर, जो नेता, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज जो संभल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनको मैं थोड़ा बहुत ठीक समझता था, आज वो रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर बयान दे रहे थे। और रामपुर के जो सांसद हैं उनके अंजनी कुमार से कितने गहरे रिश्ते हैं ये पूरी दुनिया जानती है, उसकी तो फोटो भी मुझे आप ही लोग दिखा चुके हो और वायरल भी हो रही है। तो उस व्यक्ति के साथ खड़े होके आज जो संभल के सांसद ने जो बयान दिए, उससे तो मुझे आज से उन पे भी शक शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ को तो साथ भी नहीं खड़ा करना चाहिए ना उसे, जो अंजनी कुमार का एक तरीके से अंतरंग मित्र है, तो उसको साथ लेके ये कार्य हो रहा है, तो मुझे बहुत डाउट है। और इसीलिए अब ये सोचना पड़ेगा वहां की आवाम को भी कि क्या वो मजबूत कानूनी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। दंगा फिर करवाया किसने? दंगा मैंने आपको बताया ना, जो टीम जा रही थी ना, जो टीम एक तरीके से ऐसे जा रही थी जैसे कहीं अटैक करने जा रहे हो, जय श्री राम के नारे लगाते। हमला और दंगा उन्हीं लोगों ने कराया और किसी ने नहीं कराया। और उसके साथ पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उनके साथ पूरी तरह से साजिश में शामिल हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि कुछ लोग वहां के मेरे पास आ रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, कल मैं थोड़ी और इसकी क्लैरिफिकेशन और करूं। दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? जब हम अपने भ्रष्ट, अभी मैंने नाम लिया ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और दूसरे का भी, अब मुझे दोनों पे ही शक हो रहा है। तो जब तक इन लोगों को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, तो जो संभल के जो प्रेसिडेंट हैं कमेटी के, वही देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए। डीएम साहब हमसे कह रहे थे ये और एसडीएम साहिबा ने कुछ और कर दिया। तो डीएम साहब को तो उनको मजबूती से खड़े होकर पूछना चाहिए था ना कि आपको इसमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। ये कोर्ट कमिश्नर जाने और हम जाने, आप कौन हो? आप तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हो ना, तो दूर रहो। और आप साथ साथ चल के अंदर कहां घूम रहे थे? ये भी जरूरत नहीं है जिसकी, तो वो इन पदों के लायक नहीं है। जो बुजदिल है, जो रो सकता है, जो ये कह सकता है कि मेरे साथ ये हो गया, वो बिल्कुल इस पदों के लायक नहीं है। ये बात साफ है। उन्हें बहादुर बनना पड़ेगा। उन्हें भारत का संविधान है ना, उस पर भरोसा रखें। भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं हुआ है। उनको पुलिस ले गई तो छोड़ना पड़ा ना उन्हें। डर किस बात का है? हम लोग मर गए हैं क्या अभी? क्यों नहीं आते सही जगह पे? क्यों नहीं मजबूत वकीलों को करते? क्यों नहीं मजबूत लीडरों को आगे करते? और जो लीडर यहां इसके लिए पार्लियामेंट में धरना नहीं दे रहे हैं, वो डिपेंडेबल लीडर नहीं है भाई। लीडरों को, हमारे बड़े बड़े आलिमों को, उलेमाओं को जो केस डाल रहे हैं, उन्हें यहां पे धरना देना चाहिए ना। दिल्ली में संभल के साथ क्या ज्यादती हुई है, उस पर एफआईआर कराने के लिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए वो की। तो नेता तो जा रहे लेकिन उन्हें जाने तो नहीं दिया जा रहा। चंद्रशेखर जी हैं, ये सब हाथरस में भी ये चंद्रशेखर जी का नाम लिया। आपसे मैं सबसे गुजारिश करता हूं, हाथरस की फैमिली का हाल जाके देखो।
ये कोई विक्टिम टूरिज्म हो रहा है? मजलूमों के लिए कोई पर्यटन है कि मजलूमों का कि आप वहां जाओ, फोटो खिंचवाओ, नेता बनो और उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ दो? पूरा प्रशासन योगी जी का और केंद्र सरकार का आज हाथरस की बच्ची के फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए हर तरीके से। तो उनके साथ तो कोई खड़ा नहीं है आज। इस प्रकार के नेताओं से बहुत होशियार रहना चाहिए। अगर कोई इश्यू उठाएं तो उसको आखिर तक, अंजाम तक उन लोगों के साथ खड़ा रहें। आज हाथरस की बच्ची के साथ कोई नहीं खड़ा है। ये बहुत दुख की बात है और मैं बड़े भारी मन से इस बात को कह रहा हूं कि उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके, जिनके नाम की वजह से आज वो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनके जो असली वारिस हैं, जो हाथरस में जो फैमिली है, उनके लिए कोई दर्द और वो नहीं है, उन्हें भूल गए। उन्हें एक तो एक गलत वकील करवाया जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई जाके, उनका पूरा केस का सत्यानाश करके। ये अपील में हमने ग्राउंड ले रखा है। और उसके बाद अब यही काम ये है जो ये फोटो खिंचवाने जा रहे हैं ना, पुलिस ने हमें रोक लिया। यहां करें ना प्रोटेस्ट, यहां दिल्ली में तो कोई नहीं रोकना ना पार्लियामेंट में आने से। पार्लियामेंट के बाहर क्यों नहीं बैठते अगर इतने ही हमदर्द हैं इंसाफ और बराबरी के और संविधान के? क्यों 24 के 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां क्यों नहीं संभल के लिए बैठे? कम से कम इतने तो मुस्लिम ही है ना, और जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहते हैं वो भी बैठे। अभी तो ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी जब जाग जा रही है, अभी धीरे धीरे करके उनके अंदर भी लोग आ रहे हैं ना। अभी तो ये 80,000 जो मंदिर जो बने हैं बुद्ध विहार तोड़ के, अभी वो चीज सामने आने दीजिए, आपको पता लगेगा ना इस देश को ये किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो अब सच्चाई की तह तक जाया जाएगा। सबसे पहले बुद्ध विहार सारे रिस्टोर कराए जाएंगे और ये मैं वादा कर रहा हूं, मेरे पास अच्छे लोग आ रहे हैं, आ जाएं। 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार हैं जिनकी जगह पे मंदिर बने हुए एक से बढ़कर एक, उन सबको वापस रिट्रीव करा के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हवाले किया जाएगा। सर आखिर में ये बता दीजिए, सर्वे पे तो कोर्ट का फैसला गया, लेकिन जिनकी जाने की उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? मिलेगा तो उन्हीं से ना, जो जा नहीं पा रहे वहां पे उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। जो विक्टिम टूरिज्म कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं एक तरह से, उनके थ्रू न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, एक पूरी टीम बने, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई भी हो, और जो ये नेता हैं जितने भी, उनको यहाँ पे आंदोलन करना चाहिए। जंतर मंतर पे बैठे ना सब, धरने पे बैठे 50 MP, देखें कैसे न्याय नहीं मिलेगा। मैं भी देखता हूं अंजनी कुमार जो है, उनके खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं उनके पुराने भ्रष्टाचार के और आज तक के जो इसमें साथ किया है। और उसके अलावा जो CEO साहब हैं वो भी एक बहुत ही ज्यादा, जिन्हें सो कॉल्ड सुपर कॉप कहा जाता है, उनके संबंध कितने लोगों ने, सपा के तो खुद स्पोक्स पर्सन टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि ये तो एक प्रकार के आपराधिक गैंगों के मेंबर की तरह काम करते हैं, और उनके खिलाफ सिर्फ टीवी पे बोल के रह जाएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। सपा कोई छोटी पार्टी है, सपा इतनी बड़ी पार्टी है कि उसकी इतनी मजबूत आवाज है कि किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत कैसे हो रही है सपा पार्टी के रहते हुए इस प्रकार की गतिविधियां खुले में करके और उसके बाद आजाद घूमना। और उसकी एक वजह यह भी है कि एक महिला ने दिखा दिया, अगर वो सपा की नेता होती ना, कौन, जो महिला जिसको बंदूक दिखाई जा रही थी, उसने फिर भी कहा मैं जान दे दूंगी भारत के संविधान के लिए, वोट देने फिर भी जाऊंगी। ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे नहीं कि मुझे रोक लिया और मैं वापिस आ गया। ये कौन सा नाटक है?